सो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना टॉपिक कर रहे थे इंपोर्ट ट्रेड प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंट्स कि जब आप लोगों ने कुछ भी बाहर से इंपोर्ट करना है, जिसको हम लोग इन सिंपल वर्ड्स कह देते हैं कि हमने परचेज करना है, तो कहते हैं वहाँ पे कौन कौन सा प्रोसीजर है, किस तरीके का आप मेथड यूज करोगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में पढ़नी है। सो फर्स्ट लाइन में तो इन्होंने सिंपल सी बात लिख के दे दी है कि जब भी आप लोग एक कंट्री से परचेज करते हो दूसरी कंट्री में, तो उसको हम इंपोर्ट कहते हैं। सो यहाँ पे लिखा है कि अगर आपने इंपोर्ट करना है तो आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ती हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो इस प्रोसीजर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें एज सच चाहिए या कौन कौन सी हमें चीजें एज सच रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, सो हम डिटेल में पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं विद प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट ट्रेड। फर्स्ट वन इन्होंने प्रोसीजर में लिखा है ट्रेड इंक्वायरी। ट्रेड इंक्वायरी क्या है? ट्रेड, जो भी आप लोगों ने प्रोडक्ट्स को खरीदना है, पहले इंक्वायरी करो कि क्या वो गुड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करना है कि क्या वो गुड्स अवेलेबल हैं। अगर अवेलेबल हैं तो किस कंट्री में अवेलेबल हैं और कौन पर्सन उसको बेच रहा है। प्लीज मेक श्योर ये 3 वर्ड्स वहां पे होने चाहिए, क्योंकि ट्रेड इंक्वायरी में मुझे पता होना चाहिए कि कौन पर्सन, ठीक है, क्या गुड्स अवेलेबल हैं, क्या कौन सी कंट्री है, फॉर एग्जांपल चाइना। एक्सपोर्टर का नाम क्या है, मतलब जिस पर्सन ने मुझे बेचना है उसका नाम क्या है। जब कहते हैं आप लोगों ने ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अंडरलाइन करिए कि जब उसने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, उसके बाद उसने ये चेक करना है कि जो एक्सपोर्टर वहां का है चाइना का, वो ये गुड्स मुझे किस प्राइस के ऊपर अवेलेबल कराएगा, किस टाइप का आपका प्रोडक्ट है, पेमेंट क्या है, यानी कि आप पेमेंट पहले करने वाले हो या आप बाद में पेमेंट करोगे, आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करोगे, ये चीजें बतानी है। सो आगे उन्होंने लिखा है सो ऑन, बहुत सी चीजें और आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कौन कराएगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कौन पे करेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने उससे लेनी है। तो जब मैंने ये इन्फॉर्मेशन ले ली, ये सेटिस्फाई करने के बाद कि ये पर्सन सही है, मैं इसी से चीजें मंगवाऊंगी, हम नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? ट्रेड इंक्वायरी कर ली कि हमारी जो गुड्स हैं वो चाइना में अवेलेबल हैं, इस प्राइस के ऊपर, इस टाइप की है, ये पेमेंट है, मिल जाएंगी। इंक्वायरी करने के बाद ही हम जो है नेक्स्ट लाइसेंस बनाएंगे। आप खुद सोचो कि मैंने लाइसेंस बना लिया, बाद में मुझे ये पता चला कि जो बाहर का पर्सन है, जो चाइना का पर्सन है, वो विलिंग ही नहीं है, वो मुझे चीजें बेचना चाहता ही नहीं है, तो फिर वहां पे कहते कैसे आप लोगों की जो है पॉसिबल होएगा चीजों का, आप कैसे चीजों को खरीदोगे। सो इसीलिए पहले इंक्वायरी कर ली, अब लाइसेंस लेना है। अब इंपोर्ट लाइसेंस का मतलब क्या है कि अगर आपके पास लाइसेंस है, मतलब मेरे पास अथॉरिटी, लाइसेंस तो यही होता है ना कि जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है कि मैं, मेरे पास अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ने मुझे ऑथराइज कर दिया है कि मैं अब ड्राइव कर सकती हूँ। सो इसी तरीके से इंपोर्ट लाइसेंस है जो गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को इशू होता है, जो ये बताता है कि आप अभी ऑथराइज्ड पर्सन हो, आप लोग अगर कुछ भी इंपोर्ट कराना चाहो तो आप इंपोर्ट करा सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। ठीक है, सो इसलिए हम लोग इंपोर्ट लाइसेंस बनाते हैं। अब इंपोर्ट लाइसेंस है वो कैसे बनेगा, हम यहाँ से पढ़ते हैं। सर्टेन प्रोडक्ट्स, अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सर्टेन प्रोडक्ट्स आर प्रोहिबिटेड टू बी इंपोर्टेड। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी है, जिनके ऊपर मनाही है कि आप उनको इंपोर्ट नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू इंपोर्ट सर्टन प्रोडक्ट्स, कहते फिर अगर इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिसकी मैंने अभी बात करी है कि जैसे मेडिकेशन वगैरह है, एक्सेस में आप नहीं मंगवा सकते हैं, और भी कई चीजें हैं आप नहीं मंगवा सकते, रिस्ट्रिक्शन है, मनाही लगाई है, सो उनको इंपोर्ट करना कैसे है। इन ऑर्डर टू इंपोर्ट सर्टन प्रोडक्ट वन रिक्वायर एंड इंपोर्ट लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर आपने फिर उन चीजों को इंपोर्ट करना है, वो मेडिकेशन मंगवानी है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, इंपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए। कौन देगा? वो गवर्नमेंट देगी। उसी के बाद आप लोग जो है चीजों को मंगवा सकते हो। अब ये तो मैंने आपको बेसिक लाइनों में 2 चीजें बताई। क्या बताया कि कुछ चीजों की मनाही है, उन चीजों को मंगवाने के लिए गवर्नमेंट आपको लाइसेंस इश्यू करके देता है। अब लाइसेंस मिलेगा कैसे, ये आगे जो लिखा हुआ है ये सब उस चीज के बारे में बात करी है इन्होंने, ध्यान से पढ़िएगा, बस एक बार सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा, अपनी लैंग्वेज में इसको लिख देना। फॉर टेकिंग इंपोर्ट लाइसेंस, पहले फर्स्ट नंबर डाल लीजिए इसके ऊपर, एक एप्लीकेशन जो है वो कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को देनी पड़ती है। क्या देना पड़ता है? एक एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन के साथ 3 और डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे?
सबसे पहले आपने फी पे करनी है। देखो फ्री में तो कोई काम करता ही नहीं है ना, आपने कुछ भी लाइसेंस भी बनाना है तो आप 1,000-500 रुपया तो पे करते ही हो ना वहां पे। तो कुछ भी कहते हैं आपने बनाना है तो लाइसेंस फी आपको देनी ही पड़ेगी। पहली स्टेटमेंट आपको लगानी पड़ेगी, किसके साथ? एप्लीकेशन के साथ। दूसरी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा ताकि हमें ये पता चल सके कि आप कितना टैक्स पे करते हो, पे करते भी हो या नहीं पे करते हो, इस चीज के रिगार्डिंग। और लास्ट, सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए आपको, क्योंकि आप लोगों की जो बुक्स हैं या अकाउंट से जो भी ऑडिट करेगा, एक सर्टिफिकेट वो पर्सन इशू करके देगा। तो यहाँ तक थोड़ा क्लियर हुआ? गवर्नमेंट चाहे मुझे लाइसेंस दे रहा है, उसके लिए मैंने एप्लीकेशन लिखी, एप्लीकेशन के साथ मैंने लाइसेंस फी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट और चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट साथ में लगा दिया। इफ द कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज सेटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन, अब यहाँ तक ये क्लियर होगी लाइन कि ये सब कुछ लगा के मैंने उनको दे दिया। अब कंट्रोलर का काम है कि अगर वो पर्सन जिसको मैंने एप्लीकेशन दी थी, अगर वो सेटिस्फाइड है विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द इंपोर्टर, अगर उसको लगता है कि हाँ जी भाई ये जेन्युइन बंदा है, इसने फी भी पे करी हुई है, इसने जो है टैक्स भी पे करा है, इसने एप्लीकेशन भी प्रॉपर दी है, तो कहते हैं फिर वो क्या करेगा, मुझे इंपोर्ट लाइसेंस दे देगा। अगर उसको कहीं पे ये लगता है कि इस पर्सन ने तो कभी टैक्स जो है बीच में कभी पे करा ही नहीं है, ठीक है, इसका तो यहाँ टैक्स इनकम टैक्स कम बनता ही बहुत ज्यादा कम है, किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो आपको जो इंपोर्ट लाइसेंस है वो इशू करके नहीं देगा। अब along with the import license, क्या कहते हैं, along with this import license a quota certificate is also given which specify the value of goods that can be imported। ये लिखना है, लिख देना, इन केस आप इसको रहने देना चाहते हो तो इट इज टोटली अप टू यू। कोटा सर्टिफिकेट क्या होता है कि आप कितने अमाउंट तक की, कितनी वैल्यू की गुड्स जो है वो इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, 10 लाख, 20 लाख, 50 करोड़, 2 करोड़, कितने का, ठीक है, तो उसके लिए वो लाइसेंस के ऊपर लिख दिया जाएगा। जैसे हमारा लाइसेंस होता है ना, वो 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है या हैवी जो व्हीकल्स के लिए है, वो किस तरीके से है हमारा लाइसेंस बना, वो कैटेगरी स्पेसिफाई की होती है ना, उसी तरीके से ये इंपोर्ट लाइसेंस के ऊपर भी कैटेगरी बता देते हैं कि आप कितने वैल्यू की गुड्स जो है वो इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया? लाइसेंस ले लिया, दोबारा से शॉर्ट में बता रही हूँ, लाइसेंस गवर्नमेंट देगा आपको, ठीक है, गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देगी, उसके लिए एप्लीकेशन के साथ ये तीन डॉक्यूमेंट्स हैं आपको लगाने पड़ेंगे। अगर वो सेटिस्फाइड हो रही है अथॉरिटी, कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आपको वो लाइसेंस इशू करके दे देंगे, सिंपल सी बात। 2 चीजें हो गई, मैंने वहां का सेलर ढूंढ लिया और मेरे पास अब इंपोर्ट लाइसेंस भी है। अब नेक्स्ट काम क्या है फिर मेरा, कहते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपका काम है ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। मैंने आपको एक चीज बताई थी जब हमने फीचर करे थे, इसलिए मैंने वहां पे आपको चीज क्लियर करी थी कि अब ऐसे तो नहीं है ना कि आप लोगों ने कोई भी चीज बाहर से इंपोर्ट करनी है तो आप पेमेंट जो है उनको रुपीज में करोगे, क्या ये चीज पॉसिबल है? नहीं, मुझे जो पेमेंट करनी है वो उनकी करेंसी में ही करनी पड़ेगी, मैं अपनी करेंसी में पेमेंट नहीं कर सकती क्योंकि वो एक्सेप्टेबल भी नहीं है वहां पे। यहां से मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज में लिखा है आफ्टर रिसीविंग इंपोर्ट लाइसेंस इंपोर्टर हैज टू अरेंज फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेन करेंसी है वो आपने कहाँ से करनी है, जितने ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सेंट्रल बैंक के थ्रू डन होती हैं। सेंट्रल बैंक कौन सा है हमारा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लिख दिया है आगे। इन इंडिया दिस वर्क वाज डन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको अपेक्स इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। सो आगे ने लिखा है कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद जो भी हुआ है हमारे लिए ये इतना जरूरी नहीं है क्योंकि हम सिर्फ इंपोर्ट प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, इसमें हमारे लिए ये जरूरी है कि हमने फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कहाँ से अरेंज करनी है, ठीक है, पहले तो अरेंज करनी है, दूसरा हमने बता दिया कि ये सारा काम किसने करना है, सेंट्रल बैंक ने, दैट्स इट। नेक्स्ट आ जाइए लास्ट पॉइंट के ऊपर, प्लेसिंग एन इंडेंट और ऑर्डर, वन एंड सेम थिंग, और लिखा है ना, इंडेंट मतलब भी क्या होता है, ऑर्डर प्लेस करना, जब फॉरेन कंट्री में आप करते हो। अब प्लेसिंग एन ऑर्डर, मेरे पास करेंसी आ गई, सेलर का मुझे पता है, अथॉरिटी लाइसेंस के थ्रू मुझे मिल गई है, अब करना क्या है, मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना है। सो अंडरलाइन कर लीजिए, उन्होंने लिखा है कि प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर गुड्स
in the language of international trade is known as indent. मैंने यही बोला कि इंडेंट क्या है, जब फॉरेन में आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो उनकी लैंग्वेज में जब आप लोग ये ऑर्डर प्लेस करोगे, सो मैंने पहले भी बता चुकी हूँ मैं ये कि कई जगह पे जहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस करते हो वहाँ पे लैंग्वेज जो है वो डिफरेंसेस हो सकते हैं, वहाँ पे इटालियन चल रही है, फ्रेंच है, तो आपको उनकी लैंग्वेज में ही ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। आगे मैं आपको ना भी बताऊं तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बच्चे ये बताओ कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, मैं उस पर्सन के पास गई तो मैं उनको ये बताती हूँ भी मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, इसका प्राइस क्या है, कितनी मुझे क्वांटिटी चाहिए, पैकिंग करके दोगे, डिलीवरी मुझे साथ ही में लेनी है, इंश्योरेंस इंस्ट्रक्शन, ये नॉर्मल सी बातें हैं। आप सबको पता है कि आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो फॉर एग्जाम्पल आपने चाहे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया है तो आपको कौन कौन सी यहाँ पे चीजें चाहिए, ठीक है। सो ये चीजें आप लोग उनको मेंशन करके दोगे। अब यहाँ पे चीजें तो आप लोगों ने मेंशन कर दी, अब इंडेंट दो तरीके के होते हैं, आगे लिखा है, आपने सिर्फ इस पॉइंट में ये एक्सप्लेन करना है कि प्लेसिंग एन ऑर्डर, जो आपका पहले पॉइंट है कि आप इंटरनेशनली या दूसरी कंट्री में ऑर्डर प्लेस करोगे, वहां पे आप कौन सी डिटेल स्पेसिफाई करोगे, प्रोडक्ट का नाम, टाइप, क्वांटिटी, पैकेजिंग, जो आपको याद आए। उसके बाद आप सीधा डायग्राम बना देना कि जो आपके ऑर्डर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक है ओपन इंडेंट, एक होता है क्लोज इंडेंट, ठीक है। सो जब मैं ओपन इंडेंट की बात करती हूँ तो वहां पे क्या लिखा है, इन दिस इंडेंट वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन इज मेंशन्ड, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना ओपन इंडेंट की आप कुछ भी वहां पे फिल कर लो, मैंने तो आपको जस्ट मेन मेन चीजें बता दी है, इसके बाद आपने कौन सी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, आपने चीजें कैसे भेजनी है वो अपने आप डिसाइड करोगे। क्लोज इंडेंट का मतलब क्या होता है कि मान लो मैंने एक लेटर लिख दिया, उसको मैंने जो है एनवेलप में डाल दिया, बंद कर दिया, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। दोबारा ध्यान से सुनिए, ओपन इंडेंट का मतलब ये है कि मैंने एक लेटर ली, उसके ऊपर दो तीन चीजें मेंशन कर दी, कौन कौन सी चीजें मेंशन करी अपनी बुक में अंडरलाइन करिए, मैंने क्वांटिटी बता दी और टाइप ऑफ प्रोडक्ट बता दिया, प्राइस बता दिया, दो तीन चीजें बता दी मतलब मेन मेन। उसके बाद मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि क्योंकि वो ओपन है, जो भी लिखना है, किस तरीके से आप ट्रांसपोर्ट करोगे, इंश्योरेंस आप पे करोगे, डिलीवरी कैसे, ये वो सब कुछ आप डिसाइड करने वाले हो, मैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करूंगी, ठीक है जी। ओपन इंडेंट में बहुत कम इंफॉर्मेशन या कहूँ कि सिर्फ मेन इंफॉर्मेशन ही मेंशन्ड होती है। क्लोज इंडेंट का मतलब ये है कि एक बार जो इन्फॉर्मेशन लिख के बंद कर दी है आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो सारी इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा वहां पे आपको, जो मतलब फॉर एग्जांपल मैंने इंपोर्ट करना है तो मैं वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगी। अब क्लोज इंडेंट इन दिस ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गुड्स इज मेंशन्ड। ऑल द इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन की मैं बात कर रही हूँ, सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो प्राइस है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, पैकेजिंग है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी, ठीक है जी। सो आई एम सॉरी, फिर यहाँ पे आप लोगों ने इन चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप लोग ऑर्डर प्लेस करते हो कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, किस तरीके से आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो। सो ये आपका दो कैटेगरी जो मैंने आपको बताई हैं, ये किसी भी तरीके से सेलर के ऊपर है, वो कौन सी ऑप्शन चूज करना चाहता है वो ऑप्शन चूज कर सकता है। आई होप आपको यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है, ओपन इंडेंट और क्लोज इंडेंट। अब फिर तो क्योंकि मैं साथ साथ में आपको रिवाइज करा देती हूँ तो दोबारा से बात करते हैं कि वहां का सेलर ढूंढा, लाइसेंस मेरे पास है, करेंसी मेरे पास है, ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया, भाई मेरा काम खत्म हो गया। बट नहीं, स्टिल एक काम मेरा पड़ा है, वो क्या है, सेंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि ये उनको आता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने ये चीजें जो है बैंकिंग चैप्टर में पढ़ी हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जब मेरा बैंक मेरे बिहाफ के ऊपर गारंटी देता है फॉरेन कंट्री को कि अगर ये पैसा पे वैसे तो कर देगा, इन केस वो पैसा नहीं पे कर पाता तो मैं उसके बिहाफ के ऊपर जो है वो कंपनसेट करूंगा। लेटर ऑफ क्रेडिट समझ में आ गया। सो यहाँ पे क्योंकि देखो बाहर का जो पर्सन है, जो चाइना में पर्सन बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में पर्सन बैठा है, उसको मेरी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में नहीं पता, क्या पता मेरी रेपुटेशन ऐसी हो कि मैं पैसा लूं और बाद में रीपे ना करूं, कि मेरे ऊपर ऑलरेडी इतना उधार है, तो ये चीजें फिर मेरे पे विश्वास नहीं ना करेगा वो, फिर वो किसके ऊपर विश्वास करेगा, मेरे बैंक के ऊपर, जब वो उसको क्या देगा, लेटर ऑफ क्रेडिट। यहाँ तक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। अब मैं बीच में से पढ़ रही हूँ। इन इंटरनेशनल ट्रेड इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर्स आर नॉट नोन टू ईच अदर, लिख दिया उन्होंने
कि वो एक दूसरे को नहीं जानते, उनको एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता। In such a situation, there is always some doubt in the mind of exporter. तो कहते हैं वो जो चाइना का पर्सन है उसके माइंड में हमेशा एक डाउट रहता है कि किस पर्सन की, यानी कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इंपोर्टर की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कल को ये पैसा दे ना दे। तो डाउट को क्लियर करने के लिए फॉर हिज सेटिस्फेक्शन द इम्पोर्टर सेंड्स अ लेटर ऑफ क्रेडिट टू हिम। तो फिर मैं क्या करूंगी, उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए उसको एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दूंगी। लेटर ऑफ क्रेडिट, अब प्लीज इसको अंडरलाइन करते जाना, आगे लिख दिया है इन्होंने जो मैंने आपको बताया कि वो कौन इशू करके देगा। लेटर ऑफ क्रेडिट इज इशूड बाय इंपोर्टर्स बैंक, यानी कि मेरा बैंक इशू करके देगा। अब मैंने क्या लिखा था, सॉरी क्या बोला था आपको कि लेटर ऑफ क्रेडिट में ये इसका मतलब होता है कि अगर मैं पेमेंट नहीं करूंगी तो मेरे बिहाफ के ऊपर बैंक गारंटी दे रहा है। पढ़िए आगे, इन लेटर ऑफ क्रेडिट there is a written promise that the importer banks will accept the bill of exchange of fixed amount, कि जो मेरा बैंक है वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो भी जिसके रिगार्डिंग मैंने पेमेंट करनी है वो एक्सेप्ट करेगा। पहले तो वो मुझे देगा कि आप पेमेंट करो, अगर मैं पेमेंट नहीं करती हूँ या बहुत रेयर केसेस में मैं डिफॉल्ट कर देती हूँ, बैंक में भी जीरो अकाउंट है, फिर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वैसे तो ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं, रीजन क्योंकि बैंक में तो किसी को नहीं इशू करके देने वाला ना लेटर ऑफ क्रेडिट। जो बहुत अच्छे पर्सन होंगे, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होएगा, सिर्फ उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को देख के ही लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होता है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। लेटर ऑफ क्रेडिट इज इशूड टू दोज कस्टमर, अब यहाँ पे आ गई ना बात कि कौन से कस्टमर्स को इशू करके दिया जाएगा, जो कि रिप्यूटेड कस्टमर्स हैं, जिनकी गुडविल अच्छी है, जिनकी रेपुटेशन अच्छी है। कल को कोई भी जो पहले आपका इंटरेस्ट नहीं देता, आपका ब्याज नहीं पे कर रहा, उसको थोड़ी ना वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके दे देगा। ठीक है, तो किसी के बिहाफ के ऊपर बैंक एवं गारंटी नहीं लेता, तो वहां पे बहुत रिप्यूटेड कस्टमर्स होते हैं जिनके बिहाफ के ऊपर बैंक जो है वो गारंटी लेगा। From those customers who require letter of credit, bank takes some security. अब मुझे अगर बैंक ने इशू करके दिया है ना लेटर ऑफ क्रेडिट, मेरे बिहाफ के ऊपर गारंटी दी है, इसके बदले में वो मेरे से कुछ गिरवी रखवा लेगा, मतलब सिक्योरिटी ले लेगा। मैंने कुछ ना कुछ गिरवी रख दिया है कि कल को मैं पैसा ना दूं तो इसको बेच के आप जो है उनको पैसा दे देना। फिक्स्ड देयर लिमिट दैट अमाउंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, तो सेम ही लिखा है। कस्टमर एंजॉय दिस फैसिलिटी ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट। ऐसे थोड़ी ना कि 20-40 करोड़ के लिए आप बैंक आपके बिहाफ के ऊपर गारंटी दे रहा है, कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट होता है, उसके बिहाफ के ऊपर बैंक आपको क्या करता है, एक गारंटी जो है वो दे देता है।